हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सर अपने पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल यूट्यूब पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 का चैप्टर 1 जो पोस्ट सेक्शन से है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर ऑथर के बारे में, जो फर्स्ट चैप्टर का ऑथर है महात्मा गांधी, उसके बारे में डाला है। आई होप आप लोग को वह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में तुलना किया है और किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि भारतीय सभ्यता जो है अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आई होप आप लोग का यह मेरा चैनल और मेरी पढ़ाई हुई तरीके आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे। और अगर आप लोग को यह मेरा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता है और आप लोग को लगता है कि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। तो गांधी जी लिख रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसका ये स्टेट है उसमें कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एंड मैं तो बोलूँगा कि जब भी मेरा क्लास अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ बुक लेकर बैठ जाएं, कि उसमें से आप लोग एक एक मीनिंग पर गौर कीजिएगा। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से आप लोग को पढ़ाऊँगा, अगर बुक लेकर आप बैठे हैं तो ज़रूर आप लोग अपना बुक को रीडिंग करना सीख जाएंगे। मैं वैसा एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगा जिसको मैं हिंदी में ना बताऊंगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन ना करूंगा। तो इसलिए बेटर रहेगा कि जब भी मैं अपना क्लास लूं और आप मेरे वीडियो को देखें तो प्लीज़ बुक लेकर बैठ जाएं और ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड के बारे में। तो शुरू करते हैं, जिसमें महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट। बिलीव का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है बाबू? विश्वास। तो मैं विश्वास कर, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, यानी कि सिविलाइजेशन मतलब पहले ही बता चुके हैं, ये आपका होता है सभ्यता। क्या होता है बाबू? सभ्यता। आई वर्ल्ड मतलब होता है विकसित किया। मैंने पहले भी बोल दिया है कि आपको वैसा एक भी वर्ड न छोड़ूंगा जिसका हिंदी आप लोग को पता ना चले। तो मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, यानी जो सभ्यता हमारे भारत ने क्या किया है, विकसित किया है, इज़ नॉट टू बी बीटेन। देखो एक्चुअली में बीटेन का हिंदी होता है बाबू पीटना। क्या होता है बाबू? पीटना। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेंटेंस के तौर पर यहाँ पर इसका हम लोग अर्थ पीटना ना लेकर क्या लेंगे, हम लोग इसका मात देना। क्या करेंगे बाबू? इसको हम लोग बोलेंगे मात देना। क्या किया जाता है? मात देना या दबाया जाना। आगे समझ, बीटेन इन द वर्ल्ड मतलब अब ये पूरा का पूरा इस लाइन का आप लोग को हिंदी एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, इस सभ्यता को पूरे के पूरे विश्व में कहीं मात नहीं दिया जा सकता है, ना ही कहीं दबाया जा सकता है। आ गया समझ में? आगे के पॉइंट को देखिए। नथिंग, कुछ भी नहीं। कैन इक्वल मतलब बराबर। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एसेंसर। एसेंसर मतलब होता है हमारे पूर्वज। क्या होता है बाबू? हमारे पूर्वज। यानी कि देखिए, नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं है। द सीड्स मतलब होता है बीज। सीड्स मतलब बीज। सोन मतलब बोया जाना। सोन मतलब क्या होता है बाबू? बोया जाना। सोन बाई आवर एसेंटर्स, जो हमारे पूर्वजों ने बीज बोया है, आगे समझ में, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अब बात आता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर सेंटर, द सीड सोन बाई आवर एंसेंटर्स। तो देखो, पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है, तो किस चीज़ का बीज बोया गया है बाबू? तो सिविलाइजेशन का बीज बोया गया है। किसका बीज बोया गया है बाबू? सिविलाइजेशन का बीज बोया गया है। अब ऐसा नहीं कि लेकर कुछ भी बोया गया है। यहाँ पर बात किसका हो रही है? सिविलाइजेशन की हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि क्या चीज़ का बीज बोए हैं हमारे पूर्वजों ने। तो जो हमारे एसेंशल्स थे उन्होंने क्या चीज़ का बीज बोया, सभ्यता का जो बीज बोया है उसको विश्व में कहीं नहीं दबाया जा सकता है। क्लियर हुआ, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब बात यहाँ से शुरू होता है, आगे लिख रहे हैं कि रोम वेंट, रोम चला गया, लिख रहे हैं कि रोम वेंट, रोम चला गया, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस के भाग्य के साथ भी सेम वैसा ही हुआ। उन्होंने बताया कि रोम चला गया, चला गया मतलब क्या हो गया, बर्बाद हो गया, चला गया मतलब क्या चीज़ हो गया, बर्बाद हो गया। देखिए कभी रोम की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से मानी जाती है, मानी जाती थी, है नहीं, मानी जाती थी। लेकिन वो लिख रहे हैं कि रोम वेंट, क्या लिख रहे हैं बाबू, कि रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस के भाग के साथ भी क्या हुआ, वैसा हुआ। देखो शेयर्ड, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, फेट मतलब क्या होता है बाबू, बता दिए हैं, भाग्य। फेट मतलब क्या होता है बाबू, भाग्य। तो कह रहे कि रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फारोस, फरोज मतलब होता है, देखो फरोज मतलब होता है मिस्र का राजा। क्या होते हैं बाबू, जो इजिप्ट के राजा जो है ना, आगे समझ में, जो फरोज मतलब होते हैं कि जो इजिप्ट के राजा हैं, EYGPT, इजिप्ट के जो राजा होते थे, किंग होते थे, इन्हीं को क्या बोला जाता था, फरोज बोला जाता था। क्या बोला था, फारोस बोला जाता था। तो जो कह रहा है कि रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फारोस, यहाँ पर आप लोग को देखिए, मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन देना है आप लोग को अपने चैनल से बिल्कुल पिक्चर के साथ देंगे कि जो आप लोग को समझने में आसानी होगी। अब कह रहे हैं कि रोम वेंट ग्रीस द शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस मतलब यूनान, यूनान मतलब ये थी इजिप्ट, इजिप्ट मतलब क्या चीज़, यूनान। आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग चित्र देख रहे हैं, पहचानते होंगे कि यह किसका चित्र है, यह किसका चित्र है, पिक्चर है, आप लोग पहचान रहे हैं ना, एरिस्टोटल हैं ये, अरस्तु, अरस्तु के बारे में सभी बच्चे परिचित हैं, आ गया बात समझ में। उसके बाद से यह महान सिकंदर का पिक्चर है, जो विश्व विजय करने के लिए क्या हुआ था, मतलब कि निकला हुआ था अपना, और पूरे विश्व को जीतते हुए, जिसमें पूरे विश्व को तो नहीं जीता, लेकिन जिस समय वो जितने देश ज्ञात थे उसने कोशिश किया था कि वो सारे देशों को मैंने क्या कर लूँ, जीत लूँ, लेकिन भारत में आया, भारत से आने के बाद उसको लौटना पड़ा। इसकी अन्य कहानी है, कभी कोई कहानी पर बात करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग को इसमें ऐसे भी ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है तो इस पर हम ना जाते हैं, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं जो इसमें लाइन दिया हुआ है कि रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, मतलब कि ग्रीस के भाग के साथ वही हुआ, वही कह रहा है द माइट ऑफ द फरोज वाज ब्रोकन, जो माइट मतलब होता है शक्तिशाली, माइट मतलब क्या होता है बाबू, शक्तिशाली, क्या होता है बाबू, शक्तिशाली, माइट मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। जो क्या होते थे, फरोज जो शक्तिशाली थे, वहाँ के जो राजाओं को फरोज बोला जाता था, आगे समझ में। तो फरोज से वाज ब्रोकन, वो भी क्या हो गए, टूट गए। जापान हैज़ बिकेम वेस्टर्नाइज, अब सुनो, कह रहे आगे कि जापान हैज़ बिकेम वेस्टर्नाइज, जापान भी क्या हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, यानी कि पश्चिमी सभ्यता में क्या हो गया, ढल गया। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वैसे भी चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, चाइना के बारे में ये लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से मुहावरा बोलते हैं कि चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक। इस पर कोनो भरोसा नहीं किया जा सकता है, आए बात समझ में। तो वही कह रहे हैं कि चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना को तो कहा ही नहीं जा सकता है कुछ, कि कब बदल जाएगा, कब क्या होगा, इसका कोनो ठीक ना है। बट इंडिया हैज स्टिल, लेकिन इंडिया इज स्टिल, स्टिल मतलब अब तक, इंडिया इज स्टिल, भारत जो है अब तक सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, मतलब अपनी सभ्यता की गहराइयों की गहराइयों के साथ अब तक टिका हुआ है। क्या क्या हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा, रोम चला गया, ग्रीस के भाग के साथ वही हुआ, जो यूनान के क्या थे, मिस्र के, सॉरी, जो मिस्र के क्या थे, राजा थे, उनके साथ से वही हुआ, आगे समझ, वो भी टूट गए। जापान वेस्टर्नाइज हो गया, चाइना का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत अपनी सभ्यता को अब तक संजो कर क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस ऑफ रोम विच एक्सिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब देखिए मजाक की बात तो यहाँ बनती है, वो मजाक की क्या बात बनती है कि देखिए कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप,
यूरोप मतलब अब यूरोपीय कंट्री बोलते हैं, जिसमें ब्रिटेन आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, एक्सेट्रा, ये सारे जो देश आते हैं। तो कह द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन। यूरोप जो है अपना पाठ, क्या चीज बाबू, अपना पाठ बोले हैं कि लाइन बाय लाइन का आप लोग को एकदम हिंदी बताते चलेंगे, और आप बुक लेकर बैठे हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपको बुक पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कह रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि द पीपुल ऑफ यूरोप मतलब यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, लर्न मतलब होता है सीखना, देयर लेसन मतलब अपनी पाठ को, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, मतलब कि जो रोम और ग्रीस के लोगों ने जो लिखा उससे अपने पाठों को कौन सीख रहा है बाबू, तो वो सीख रहा है यूरोपीय लोग। ऊपर के लाइन में देखिए कह रहा है कि रोम वेंट ग्रीस से रेड द सेम फेट, यानी ग्रीस के भाग के साथ वही हुआ, और जो इजिप्ट के राजा फरोस जो थे, मिस्र के जो राजा थे, उन लोग के साथ क्या हुआ, सेम वही हुआ, मतलब कि वो भी टूट गए। और यूरोप के लोग उनकी लिखी हुई चीज़ों से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब थोड़ा सा हंसी की बात है कि नहीं, कि जो व्यक्ति अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, अपनी सभ्यता को रोक नहीं पाया, उससे कौन सीख रहा है, यूरोप के लोग सीख रहे हैं। आए बस समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है राइटिंग ऑफ ग्रीस और रोम विच जो एक्सिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर गैलरी, जिसने अपनी फॉर्मर गैलरी को क्या किया, बचाकर नहीं रख पाया, यानी कि जो उनकी खासियत थी, जो उनकी महिमा थी, जो उनके चमक दमक थे, वो अपने आप को नहीं बचा पाए। और देखिए ना यहाँ पर यूरोप के लोग उनसे क्या करते हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तकों से पाठों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आगे बढ़े, कह रहे इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे वो सीखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ द ग्रीस एंड रोम। अब देखिए बात सही है, अब कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर कि यूरोपीय जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से हम लोग मतलब कि हम लोग उनसे सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग वो गलती नहीं करेंगे जो ग्रीस और रोम ने क्या किया है और अपने सभ्यता को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, विलुप्त कर दिया, खत्म कर दिया। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, सच में यह क्या है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो आई होप आप लोग का फर्स्ट पैराग्राफ क्या हो गया, समझ में आ गया, आया बस समझ में, तो समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पर चलते हैं, सेकेंड पैराग्राफ पर चलते हैं। आइए देखें सेकेंड पैराग्राफ में महात्मा गांधी क्या लिख रहे हैं। इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, मिस्ट मतलब होता है मध्य बोल दे तो, चाहे इन सबों के बीच, इन सबों के बीच, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के मध्य में, इन सबों के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर गैलरी। अब जब सभ्यताएं खत्म हो रही थी, विलीन हो रही थी, इन सबों के बीच लिख रहे हैं कि इन द मिड ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन इमूवेबल। इमूवेबल मतलब यहाँ पर जानते क्या होता है, यहाँ पर मूवेबल मतलब होता है कोई चीज़ गति कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको इमूवेबल मतलब होता है अटल। जो बड़े बड़े मीनिंग है ऑलरेडी हम लिखते चल रहे हैं कि जो बच्चे आसानी से समझ जाए। पहले वाले भी स्लाइड में आप लोग को बोले थे, पहले वाला पैराग्राफ में आप लोग को बोले थे ना कि आप लोग बुक लेकर बैठिए, आप बुक लेकर बैठिएगा और जो हार्ड मीनिंग होगा उसको आप लोग अगर लिखते चल रहे हैं, नोट करते चल रहे हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और उसको लिखते चलिएगा, आप लोग के लिए आसानी होगा। और उसको पढ़ने में आप लोग मतलब इसको लाइन को समझने में एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन करते हैं तो कहीं से लाइन उठा देता है, पूछ देता है कि लाइन कहाँ से, जैसे कि मान लीजिए आगे आप लोग को बताएंगे कि जो मेन लाइन होता है ना, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, पूछना शुरू कर देता है, पूछ देता है कि यह लाइन कहाँ से, तो आप लोग को उसकी हिंदी मालूम होगा तब ना आसानी से मार दीजिएगा कि आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो मैं फिर एक बार पुनः आप लोगों से मैं बोल दे रहा हूँ कि आप लोग अपना बुक, मेरे जब भी क्लास देखिए आप लोग तो अपना बुक लेकर बैठिए। देखिए तो इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर गैलरी। आगे समझ में, अपनी गैलरी के साथ आज भी इंडिया क्या है, अटल है। अपनी गैलरी के साथ आज भी इंडिया क्या है, अडिग रूप से क्या हुआ है, टिका हुआ है। जब सारी सभ्यताएं अपनी गरिमा को, अपनी चमक को, अपनी गैलरी को खो रही थी, भारतीय सभ्यता जो है आज भी बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ क्या हुआ है, टिका हुआ है। आइए देखते हैं कैसे टिका हुआ है।
इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and the stolid that it is not possible to include them to adopt any changes। देखिए कहने के मतलब क्या चीज़ कि इट इज़ चार्ज, चार्ज मतलब यहाँ पर जो होता है ना, चार्ज मतलब किसी पर क्या करते हैं हम, किसी प्रकार का दोषारोपण करते हैं, चाहे किसी प्रकार का क्या करते हैं, कोई भी मतलब कि अगर दोषारोपण कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का दोषारोपण करने से पहले यहाँ पर जो चार्ज जो है, चार्ज का मतलब क्या होता है, सुनिए, चार्ज का मतलब यहाँ पर होगा मतलब दोषारोपण करना, दोष लगाना, चाहे थोपना, आया बस समझ में। इट इज चार्ज अगेंस्ट या इंडिया या भारत के विरुद्ध क्या है, चार्ज है। भारत के विरुद्ध क्या है बाबू, चार्ज क्या है, मतलब क्या थोप रहे हैं, क्या दोष लगा रहे हैं कि इंडिया दैट, भारत जो हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, जो वहाँ के लोग क्या हैं, असभ्य हैं। अनसिविलाइज्ड का मतलब यहाँ पर देखो, चार्ज मतलब क्या लगाना, किसी प्रकार का दोष लगा देना इन पर, आया बात समझ में, या जो बोलते हैं टैक्स लगाना, चाहे कुछ भी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो लाइन है यहाँ पर कह रहा है कि हम पर क्या करना, कोई चीज़ को थोपना, आया बस समझ, किस चीज़ के बारे में हम पर थोपना, कि देखो तो क्या चीज़ बोलते हैं कि इंडिया इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, इनोग्रेंट एंड स्टोलिड, मतलब कि असभ्य। अनसिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, असभ्य है। अब देखो जो हमारा मेरिट है उसी के खिलाफ लोग क्या करते हैं, हम पर चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करें मतलब हम पर दोषारोपण कर रहे हैं कि भारत के लोग क्या है कि अनसिविलाइज्ड है, उनको बदलने की कोशिश किया जाता है तो वो बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अब एक बात बताइए हमसे कि अगर हमारी मतलब अगर हम अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, आज हमारी घर की महिलाएं अपनों से बड़े लोग होते हैं उनसे क्या करती हैं कि पर्दा करती हैं। चाहे भारतीय सभ्यता में, भारतीय कल्चर में आप लोग देखा होगा कि एक दूसरे के बीच किस प्रकार से रिस्पेक्ट होता है, जो बड़े लोग होते हैं उन छोटे लोग के बीच किस प्रकार से दूरी होती है। तो अगर हम इतने रिस्पेक्ट के साथ जी रहे हैं, हम बंधुत्व के साथ जी रहे हैं, तो हमारा क्या है कि हम बदलना नहीं चाह रहे हैं। भाई ये कैसी बात हो गई, ये तो बिल्कुल मतलब मजाक वाली बात हो जाती है ना हमारे साथ, ये तो बिल्कुल मजाक वाली बात हो गई कि जो हमारी अच्छाई है उसी के खिलाफ आप चार्ज कर रहे हैं का, कि आप भी कह रहे हैं का कि आप भी वेस्टर्नाइज हो जाइए, जो वेस्टर्न की सभ्यता के लोग हैं उससे हो जाइए। अब बताइए आप लोग कि हम वैसे बदल जाएंगे तो हम लोग अच्छे हैं, और नहीं बदल हैं तो सभ्य हैं। तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ ये चार्ज होता है। क्या होता है बाबू, चार्ज होता है कि अनसिविलाइज होते हैं, इनोग्रेंट होते हैं, मतलब कि उपेक्षा करना। इनोग्रेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उपेक्षा करना। आगे समझ में क्या पड़ता है, उपेक्षा करना, उस पर ध्यान न देना। एस्टोलिड मतलब क्या होता है कि मतलब मंद बुद्धि वाले, मतलब ना होता है बिल्कुल भोथड़ आदमी कि किसको जितना भी सुधारने की कोशिश करो नहीं सुधरे। हाँ भाई हम ना सुधरना चाहते हैं, बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि हम ना सुधारना चाहते हैं। हम अपने भी यूट्यूब चैनल से बोलना चाहते हैं कि नहीं, हमको वैसी सभ्यता नहीं चाहिए जिसमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट ना हो। आया बात समझ में। तो ये हमारे क्या चीज़ मेरिट कहता है, दैट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड देम अडॉप्ट एनी चेंजेज। मतलब वो क्या करते हैं, किसी पर पॉसिबल नहीं है क्या चीज़, इंक्लूड देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। वो किसी प्रकार के मतलब देखो क्या चीज़ के चार्ज लगा रहे हैं, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, या संभव नहीं है इंक्लूड वो पढ़े, इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। मतलब किसी प्रकार का उसमें बदलाव जो आता है, आगे समझ में, उनको शारीरिक मानसिक चाहे किसी मतलब के एक नए न्यू जनरेशन में ढालने की कोशिश किया जाए, उसमें बदलाव करने की कोशिश किया जाए, तो ये बदलाव कर दिया जाए तो वो नहीं चाहते हैं। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। तो ये तो हमारा मेरिट है ना, अच्छाई है। मेरिट मतलब अच्छाई, यह चार्ज क्या है, तो ये मेरी अच्छाई। आगे भी बता दिए हैं कि हमको वैसा मतलब कि नहीं चाहिए, आप हमें असभ्य कहिए, हम बहुत बिल्कुल क्या है, अच्छे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर सूर्य को हम लोग टॉर्च दिखाएं और कहे का कि देख लो तारा से ज़्यादा हम अलग रोशनी बा, तो ये तो मजाके वाला नो बात होता है बाबू, हैं। अगर हमारे मेरिट के खिलाफ अगर कोई हम पर कटाक्ष करता है और हमको असभ्य बोलता है, इसका मतलब सूर्य को टॉर्च दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बाबू, सूर्य को टॉर्च दिखा रहा है। तो यह हमारे मेरिट के हम अगेंस्ट है। ये तो हमारा क्या होता है, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। हमारे अच्छाई के क्या है अगेंस्ट, ये क्या है, चार्ज है। What we have
टेस्टेड एंड फाउंडेड, सॉरी, कह रहा है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखो हम बदलते क्या ना है, एनविल, ये शब्द देखो ध्यान से, एनविल मतलब यहाँ पर आओ, देखो ये सब बाबू देख रहे पिक्चर में, ये इसी को क्या बोला जाता है, यही आपका एनविल है। बोले हैं ना कि आपको फिगर के साथ बिल्कुल बताएंगे कि बच्चा एकदम आसानी से, हम अपने यूट्यूब चैनल से वर्षों कोशिश करते हैं कि बच्चा एक एक वर्ड को पिक्चर के द्वारा हो या इसके माध्यम से क्या हो जाए, समझ जाए। आपके इजी के लिए ये सारे क्या करते हैं हम लोग, इतना मेहनत करते हैं इस पर, तो एक लाइक का तो मतलब कि बटन तो बिल्कुल दबना ही दबना बनता है, तो आप लोग दबा कर शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के बीच। एनविल मतलब होता है, जाता है, देख रहा है सब, एक लोहार क्या कर रहा है, ठेहा पर मतलब किसी चीज़ को पीट कर, अब जैसे कोई क्या होता है कि टेढ़ा मेढ़ा लोहा होता है, उसको पीट पाट कर एक अच्छे आकृति में किसी प्रकार का औजार या हथियार को बना देना। तो एनविल का मतलब हम लोग का भाषा में सीखो ठेहा, आ गया समझ में, क्या बोलेंगे इसको, ठेहा, या वैसा धातु का कोई मतलब कि एक टुकड़ा जिस पर किसी हथियार को पीट कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो हमारी सभ्यता को, हमको, यानी कि जो हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, उसको जानते हैं कैसे बनाया गया है, उसको बनाया गया जानते हैं बाबू कैसे, उसको बनाया गया है एनविल पर। क्या एनविल पर कह रहा है कि व्हाट वी हैव टू टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के एनविल पर क्या किया गया है कि हमारी मतलब ना होता है कि किसी भी चीज़ के पता करने के लिए जब कोई कहता है कि किसी धातु का कैसे पता चलता है, जब वो कसौटी पर चढ़ता है। तो हमारी सभ्यता को इतने एनविल पर इतने अच्छे से, एक्सपीरियंस के एनविल पर इतने अच्छे से विकसित किया गया है कि कोई हमको कितना भी चेंज करना चाहे हम लोग हाँ कहिएगा सर, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्नाइज सभ्यता को बहुत लोग अपना लिया है, लेकिन एक बात देखिएगा, एक बार की बात है कि जब शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी जब गए थे, विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो उन्होंने भी क्या किया था, अब जैसे साधु महात्मा क्या पहनेंगे, वो पैर में खड़ाऊ पहनेंगे, क्या पहनेंगे, उसके बाद से जो गेरुआ वस्त्र होता है उन लोगों का, बिल्कुल भगवाधारी होते हैं, उस प्रकार से रहते हैं। तो जब वहाँ से आए तो कुछ जो चीज़ें थी, जैसे बूट पहन कर आ गए। आपका टैक्स करने वाले लोग तो बहुत होते हैं, उन लोगों ने बोला कि आप बोलते हैं कि हम कभी वेस्टर्नाइज नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो पहने हैं हम बूट, लेकिन देखो तो कहाँ पहने हैं, पैर में, और जो हमारा पहचान है पगड़ी अभी भी हमारे सर पर है। तो हमको कुछ कितना भी वेस्टर्नाइज हो जाए, हम कितना ही पश्चात रहता है, हाँ सही बात है, आज संपूर्ण भारत हमारे यहाँ के लड़का लड़की सब जींस पहनता है, क्या जी पहनता नहीं है, बिल्कुल पहनता है, लेकिन फिर भी जहाँ कल्चर की बात आती है, जहाँ रिस्पेक्ट की बात आती है, वहाँ पर सभी आदमी मतलब कि आप देखें ना, हमारे समाज में कोई ऐसा बच्चा को बता दीजिए कि अपने मम्मी पापा से बेतुका बात करता हो, चाहे अनर्गल बात करता हो, ऐसा है, यह हमारी सभ्यता में कभी नहीं है। चाहे हम कितना भी वेस्टर्नाइज क्यों हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता है। कैसे बिल्कुल हो, देखो ऐसा ही ठेहा पर हमको ठेठा कर बनाया गया है, देख रहा है सब। तो ठेहा पर क्या किया गया है, ऐसे ठेहा पर हम लोग, ऐसे कसौटी पर हमको कसा गया है, कभी नहीं बदल सकते हैं। आगे चलते हैं, वी डेयर नॉट चेंज। बताओ हिम्मत, डेयर मतलब हिम्मत, डेयर मतलब हिम्मत, डेयर मतलब क्या होता है बाबू, हिम्मत, ध्यान दीजिएगा, डेयर मतलब हिम्मत। आगे समझ में, हमारी हिम्मत है कि हम बदल जाएं, कबो ना, बढ़िया से ठोक पीट कर क्या किया गया, हमको बनाया गया है। आगे देखते हैं, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। देखिए बहुत दबाव, थ्रस्ट मतलब क्या होता है, पढ़े हैं ना साइंस में, प्रेशर एंड थ्रस्ट, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आते हैं दबा। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, भारतीयों को बहुत सारे क्या किया गया, सलाह दिया गया, दबाव पड़ा कि बदल जाओ ना, बदल जाओ ना, हम बदलने वाले हैं, बिल्कुल ना। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह उसी तरह, रिमेन्स मतलब रहना, एसटीडी मतलब जियो कहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, रहे। दिस इज हर ब्यूटी, और यही हमारी क्या है, खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। एंकर क्या है बाबू, एंकर, आओ देखते हैं, एंकर देखो बना दिया है ना। तो
तो कह रहा है दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत की क्या है, खूबसूरती है। एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशा का क्या है, एंकर है। जिस प्रकार से एंकर देखते हैं ना, अब यहाँ पे STD से बात आया है, ध्यान देना सब। सीट एंकर मतलब क्या जी, जो हमारी आशा का जो है जिस पर वो ठहरा हुआ है। देखते हैं नाव चलती है, और जब नाव नदी में तूफान आता है तो नाविक के जो कैप्टन होता है क्या करता है, जो सीट एंकर होता है उसको लेकर क्या करता है, यही सीट एंकर है, ध्यान से देख लीजिए। सीट एंकर को क्या करता है, पानी में लेकर गिरा देता है, वो जाकर ज़मीन को पकड़ लेगा, नाव अस्थिर हो जाएगी। तूफान आए कुछ देर के लिए, फिर तूफान चला जाएगा, एंकर उठाएंगे चलेंगे। आए बात समझ में। तो यही हमारे गलोरी के साथ भी है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ नंबर 3, ध्यान दीजिएगा बाबू। जब आपको पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तो पैराग्राफ नंबर 3 पर आंख मूंद कर चले जाइएगा। कौन सर पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट अ मैन द, क्या बाबू, अ मैन द, कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मोड मतलब होता है तरीका, आ कंडक्ट मतलब क्यों होता है, जिस प्रकार से मोड मतलब होता है तरीका, किस मोड में काम कर रहा है भाई, आता नहीं है बोलते हम लोग, ये तुम किस मोड में काम रहे, किस तरीके से काम कर रहा है। तो सिविलाइजेशन इज द मोड, क्या बाबू, मोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट मतलब किसी चीज़ को संचालित करना, विच पॉइंट आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब पाथ मतलब रास्ता, ड्यूटी मतलब कर्तव्य के रास्तों पर। सभ्यता का मतलब क्या होता है कि अगर देखो सभ्यता का मतलब हम अपने कर्तव्य जो हमारे कार्य है उसके अनुसार, जब हम मतलब जो हमारा कर्तव्य है उसके अनुसार जब हम कोई कार्य को करते हैं तो उस प्रकार से करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कह रहा है कि परफॉर्मेंस यानी कि कोई कार्य होता है, परफॉर्मेंस मतलब कि जो हम कोई कार्य को क्या करते हैं, संपादित करते हैं, कुछ मतलब करते हैं, तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्यों का निर्वहन करना, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी और नैतिकतावाद का जो नैतिकतावाद होता है आर कन्वर्टिबल, यह बदलने वाले होते हैं। कन्वर्टिबल मतलब बदलने वाला, क्या होता है बाबू, बदलने वाला टर्म होते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटीज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैसन। और यह जो मोरालिटी जो है, जो नैतिकता जो है, क्या है बाबू, जो नैतिकता जो है इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन, जो हमारे दिमाग। अब पैसन मतलब क्या होता है, पैसन मतलब होता है जुनून, क्या होता है बाबू, जुनून में है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, जो हमें अपने आप में क्या करता है, बताता है, जानकारी देता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इसीलिए गुजराती में इक्विवेलेंट मतलब बराबर, इक्विवेलेंट मतलब बराबर, तो इसीलिए कह रहा है द इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्ट। आगे समझ में। तो जब बोले ना कि जब आप लोग को क्या चीज़ का, सिविलाइजेशन का डिफिनेशन पता करना होगा, सिविलाइजेशन के डिफिनेशन के बारे में पूछे तो आप लोग पैराग्राफ नंबर 3 निकालिए, आप पैराग्राफ 3 निकाल कर क्या कर दीजिए, बता दीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है इफ़ द डिफिनेशन बी करेक्ट। अभी बताया कि पैराग्राफ 3 नंबर क्या था, सिविलाइजेशन का डिफिनेशन था, क्या था बाबू, सिविलाइजेशन का क्या था, डेफिनेशन था, क्या था बाबू, डेफिनेशन था ना। तो जो अगर कह रहा है कि सिविलाइजेशन का जो डिफिनेशन अगर जो दिया गया वहाँ पे, अगर यह सही है, क्या है बाबू, अगर यह सही है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, बहुत से लेखकों ने दिखाया है कि भारत ऐसा है, भारत वैसा है, भारत में ये है, भारत में वो है। अगर इससे पहले आप लोगों को पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ाएं, अगर उस हिसाब से लगता है कि कर्तव्य को निर्वहन करना, आगे समझ में, नैतिकता का पालन करना यही सभ्यता है, तो कह रहा है कि इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह डिफिनेशन क्या है, सही है, देन इंडिया है सो मेनी राइटर्स हैव शोन, भारत को बहुत सारे राइटरों ने जिस प्रकार से देखा हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तो भारत को किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि भारतीय सभ्यता को किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत
नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह ऐसे ही इसको क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं, देखिए पैराग्राफ नंबर 5। वी नोटिस दैट, नोटिस मतलब ध्यान देना, नोटिस मतलब ध्यान दे। बहुत मज़ेदार ये वाला जो पैराग्राफ होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है बाबू, ध्यान से पढ़िएगा। इतना मज़ेदार होने वाला है कि वो आपके आम जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यह ह्यूमन बींग्स के आम जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए पैराग्राफ 5 को बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो हर पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें देखिए कितनी अच्छी बात कही है महात्मा गांधी ने कि वी नोटिस दैट, हमने क्या किया है, नोटिस किया है। क्या किया है बाबू, ध्यान दिया है। दैट कि द माइंड इज रेस्टलेस बॉड, रेस्टलेस मतलब बेचैन। क्या है बाबू, कितने बेचैन होके, कि ना जी, बेचैन, आगे समझ में, परेशान। तो वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बॉड, यह जो दिमाग जो है हमारा, यह क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। क्या है बाबू, बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब ये देखो बाबू, बुरा नहीं मानना चाहिए, ह्यूमन नेचर है। जिसको जितना ही मिलता है ना, वो चाहता है कि हमको और मिले। 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आइएगा, उसमें मैंने वीडियो डालेंगे, हम वीडियो डालेंगे, अभी डाले नहीं है, सॉरी डालेंगे, तो उसमें बताया पढ़ेंगे कि पोइट्री सेक्शन में एक चैप्टर है जिसका नाम है एम्प्टी हार्ट। क्या नाम है बाबू, एम्प्टी हार्ट। आगे समझ में, अगर कोई बच्चा 10th का पढ़ रहा है इस समय, आ गया 12th में, वो पढ़ा होगा एम्प्टी हार्ट में, तो देखा होगा कि एम्प्टी हार्ट में होता क्या है कि उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति को कल्प वृक्ष से जाता है मांगने के लिए। जो नहीं पढ़े होंगे ध्यान से सुन लीजिए, उस कहानी को थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर आया हुआ है, आईसी से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए आप लोग को बता देते हैं। एम्प्टी हार्ट में पढ़े हैं ना कि जाता है कल्प वृक्ष से मांगने के लिए कि देखो है कल्प वृक्ष, आपने सबका उद्धार किया है, सबका कल्याण किया है, तो आप हमें भी क्या कर दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। कल्प वृक्ष उसकी बातों को सुन लेता है और वो मांगता है कि हमको भी 1 घड़ा सोना दे दीजिए कि हम भी धनी मनी हो जाए। कल्प वृक्ष क्या करता है कि उसको 6.5 घड़ा दे देता है। 7 आता बोलता है कि एक बात बताइए, देना था तो 7 दे देते, नहीं तो 6 देते, ये 6.5 के दे दिए। तो भगवान भी किसी को कुछ देते हैं ना, तो उसका भी क्या कर, परीक्षा लेने के लिए देते हैं। वो कहें कि दिए हैं, आगे समझ में, उसको पूरा करने के लिए, समझे बाबू साहब, उसको पूरा करने के लिए वो अपने जीवन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। अब फिर भी क्या होता है कि उसको संतुष्टि नहीं मिलती, अंत में वो मर जाता है। तो इंसान का जो मन होता है ना, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ बैठे हो, सब बताओ कि किसी को आज तक सब्र हुआ है, आता है सब कोचिंग पढ़ने के लिए, तुम लोग का भी मन करता होगा कि काश हमारे पास साइकिल होता तो हम साइकिल से जाते हैं। जिसके पास साइकिल है तो कहता है कि हमारे पास स्कूटी होता, मोटरसाइकिल होता। लड़की सब सोचती होगी कि हमारे पास स्कूटी होगा, लड़का सब सोचता होगा कि हमारे पास क्या होता है, बाइक होता है, एकदम लोहरिया कट मारते हुए जाते पढ़ने के लिए। आज जिसके पास वो हो गया है, वो क्या बोलते हैं, आज जिसके पास बाइक हो गया है, वो सोचता होगा कि 4 चक्के में बाइक पर क्या लगता है, ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा है, धूप बारिश से भी नहीं बच पाते हैं, तो 4 चक्का होता। जिसके पास 4 चक्का है वो और आगे का सोच रहा है। तो दुनिया में अगर कह दिया जाए किसी का मन भरा है तो नहीं भरा है। गांधी जी लिख रहे हैं कि वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मतलब कि मैंने ध्यान दिया है कि मानव का जो मन होता है वो कैसा होता है, बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, आया बस समझ में। इसको जितना ही मिलता है यह कोशिश करता है कि हमको और क्या हो, और मिले। यह जिसको जितना ही मिलता है यह कोशिश करता है कि हमें और मिलता। आगे समझ में। एंड स्टिल, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि एंड स्टिल रिमेंस, और तभी रिमेंस मतलब रहता है अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट। क्या होता है बाबू, असंतुष्ट। क्या रहता है, अगर देखो कि कह रहा है कि द मोर इट गेट्स एंड मोर इट वांट, जितना उसको मिलता है वो चाहता है कि और हमको चाहिए। एंड और स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड, और तभी वो क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। जैसे बताए ना कि बताओ 1 घड़ा मांगा 6.5 घड़ा में, तो खुश होना चाहिए, घर चला जाए जाके राजभोग भाई है। अब फिर भी वो आधा घड़ा के भरने के चक्कर में अपना जीवन को ख़त्म कर लिया। तो इंसान की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि अगर जितना ही उसको मिलेगा ना
और कहेगा कि और हमको मिल जाता, और हमको मिल जाता। आगे बढ़े। द मोर वी इंडुल्ग, द मोर वी इंडुल्ग इन आवर पैशंस। और इससे क्या होता है कि हमारा जुनून जो होता है उस मतलब कि उस चीज़ों में और क्या होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। द मोर अनब्रीडर, अनब्रीडर मतलब होता है यहाँ पर बेलगाम। क्या होता है बाबू? बेलगाम। अनब्रीडर मतलब होता है बेलगाम। मन क्या हो जाता है, अगर कोई चीज़ को किसी को आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाता है ना तो मन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? मन बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि अन्न का गर्मी और धन का गर्मी बचा कर रखना चाहिए। आया बात समझ में? तो अगर इसको बचा कर रखिएगा तो लाइफ में बहुत ऊपर तक जाइएगा। लेकिन जितना ही इंसान को मिलता है ना, मन और क्या हो जाता है, एक बेलगाम घोड़े की तरह हो जाता है, यानी कि अनब्राइडल्ड। दे बिकम आवर एसेंटस, और हमारे पूर्वज देयरफॉर, इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस। इसलिए इंटेलिजेंस मतलब होता है क्या चीज़? भोग विलासिता। क्या होता है बाबू? भोग विलास। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जानते हैं क्या किया कि हमारे भोग विलास पर क्या कर दिया? लिमिट लगा दिया कि देख बाबू, उतना ही पैर फैलाओ जितना में क्या है, चादर है, उससे ज़्यादा पैर मत फैला। तो यह हमारे एसेंट्रो की खूबसूरती है, वह उनके दिए गए क्या है, गुण है, उनके बताए गए क्या है, अच्छे मार्ग है। इसमें बताया कि आवर एसेंटर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए सेट ए लिमिट, क्या कर दिया? लिमिट लगा दिया टू आवर इंडोलगेंस, हमारी भोग विलेखता पर क्या लगा दिया? लिमिट लगा दिया। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा, हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। जो खुशी जो होती है ना, वह क्या चीज़ है? और दिमागी बात होता है बाबू। खुशी क्या है? दिमाग के चीज। अगर देखो तुम जिस चीज़ में खुश रहना चाहते हो, महात्मा बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसको अगर आप लोग पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए, ये जो खुशी जो होता है ना, दिमागी है, बस दिमागी तौर पर। शादी विवाह होता है ना, बेपरवाह लोग लुटाता है। अब यहाँ पहले पूछता है तो फलाना के तो 3 कट्ठा बेचा गया है, और खुशी के चक्कर में 3 कट्ठा बेच दिया। तो खुशी क्या होता है? आदमी बेलगाम हो जाता है। और खुशी क्या होता है? यह दिमागी चीज़ है। अभी मतलब कि वो दिमागी चीज़ कहने का मतलब क्या हो जाता है कि दे सॉ दैट हैप्पीनेस हैज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। यह क्या चीज़ है? मतलब दिमागी चीज़ है कि अगर आप देखो, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम खुश हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों से भी हम लोग क्या इंप्रेस हो सकते हैं। आगे समझ में? यह डिपेंड करता है आगे वाले व्यक्ति के ऊपर। तो ये खुशियाँ क्या होती है? दिमागी चीज़ होती है। चलो आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं हम अब आप लोग को लेकर। ये भी बहुत मज़ेदार है। देखिए, द मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक आदमी, यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति धनी है ना, आगे समझ में, तो कह रहा है कि ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी, यह जरूरी नहीं कि जो खुशी है बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो क्या है? धनी है। अगर कोई व्यक्ति क्या है, इसलिए नहीं खुश है कि वो क्या है? धनी है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वह दुखी है कि वह क्या है? गरीब है। जैसे बताए थे इससे पहले वाले पैराग्राफ में कि यह दिमागी बात होता है, दिमागी खुशी होता है, वो आपके आत्मा को संतुष्ट करने वाला बात ना होता है, यह दिमागी खुशी होता है। आए बस समझ में? तो इसको ध्यान दीजिएगा। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। ये जरूरी नहीं है कि आदमी अगर धनी है तो खुश है, और गरीब है तो क्या है? दुखी है। तो क्या है बाबू? द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। मतलब कि अमीरों को हमेशा क्या देखा गया है? दुखी देखा गया है। अमीरों को हमेशा क्या देखा गया है बाबू? दुखी गया है। द पुअर बी हैप्पी। और गरीबों को हमेशा क्या देखा गया है? खुश देखा गया है। आए बस समझ में? ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि अगर कोई अमीर है तो यह नहीं कि वह खुश है, पैसा है लेकिन वो अन्य कारणों से बेचारा जरूर परेशान है। अच्छा एक बात बताओ, वो पैसा के का काम कि 10 को शरीर में बीमारी होगा? बोलता नहीं है सकल पदार्थ ही जगमा ही लौकत है मगर ठेकत नहीं।
सब सामान भरा हुआ है, खूब पैसा वाले हैं, और डॉक्टर ने मना कर दिया है कि मिठाई नहीं खाना है, चाहे ये चीज़ नहीं खाना है, वो पैसा क्या करेगा? धुआं करेगा। तो आप कितना भी धनवान हो जाइएगा, कोई ना कोई एक ऐसा बात हो जाएगा जिसके लिए आप क्या रहिएगा? दुखी रहिएगा। और वो गरीबे है और उसको कोई बीमारी ना है, कुछ भी ना है, वह उसी में क्या है? खुश है। आया बात समझ में? तो ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा होगा, जो धनी होगा ना, वह खुश होगा, आज जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो क्या है? दुखी है। क्लियर हुआ यहाँ पे? और हमेशा यह देखा गया है कि अमीर लोग दुखी रहते हैं और गरीब लोग क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों की संख्या में अभी भी क्या रहेंगे? गरीब रहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि गरीबी नहीं रहेगा भारत में। उस समय महात्मा गांधी लिख रहे हैं कि फिर भी लाखों लोग क्या रहेंगे? गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इस सबों को देखते हुए, आवर सेंटर्स डिस्ट्यूसेस अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर। डिस्ट्यूसेस मतलब क्या रखा? दूर रखा। क्या चीज़ से बाबू? दूर रखा। क्या चीज़ से? डिस्ट्यूस अस फ्रॉम, हमें दूर रखा। फ्रॉम क्या चीज़ से? लग्जरियस मतलब भोग विलास, भोग से, और प्लीजर और आनंद से क्या रखा? दूर रखा। अब सिंपल बात बता देते हैं। तुम लोग यहाँ पर बैठा है, इतना ध्यान से तुम लोग की बात बताओ, ईमानदारी से कसम खाकर बताओ सब, कि अगर तुमको बाइक का धुआं लग गया है और तुम लोगों का घर है बाजार से 5 किलोमीटर दूर, कहाँ है? 5 किलोमीटर दूर। अब बाजार में अगर तुम लोग को एक बाइक अगर मम्मी कह दे कि जाओ ना आलू लेकर आओ, चाहे सब्जी लेकर आओ, कहेगा बाग मम्मी नहीं जाएंगे। अब मम्मी जहाँ से कहेगी ठीक है जाओ, वहाँ पर अलमीरा पर बाइक का चाबी रखा है। मम्मी कहे मम्मी आप बहुत अच्छे, दीजिए अभी जाकर क्या लाना है जल्दी से बताइए, तुरंत लेकर बाइक से चला आएगा, क्योंकि बाइक का धुआं लग गया है। अब मम्मी साइकिल से कह देगी, कहेगा आज रहने ना दीजिए, आज चोखे चटनी पर काम चला दीजिए। तो बात ये सही है कि एक बार अगर आदत किसी चीज़ का लग जाएगा तो उसके बाद से वो क्या होगा? जाने वाला नहीं है। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे सेंटर सब ने क्या किया कि भोग विलासिता से हमें दूर रखा। यानी जिस चीज़ से आपको मतलब आने वाले समय में परेशानी, उस चीज़ को करवे मत करो। है बस समझ में? अब अक्सर गार्जियन कंप्लेन करते हैं हमारा लड़कवा जो है ना, जब तक मोबाइल नहीं देखता है खाना नहीं खाता है। बोलता है लो कि हमारा बेटा जो है जब तक मोबाइल नहीं देखता है तब तक खाना नहीं खाता है। मोबाइल तो दिया किसने? आजकल के तो मम्मी मॉडर्न हो गई है सब। बाबू खाना खाएगा ना, लंच करेगा ना, चाहे नाश्ता करेगा ना, तो तुमको मोबाइल पर कार्टून दिखाएंगे। अब छोटा रहता है तबे से उसको कार्टून दिखाना शुरू कर देता है सब, तो बड़ा होगा तो बिगड़ेगा नहीं। तो उसको शुरुआत से ही उस प्रकार के परवरिश में पाल कर रखिएगा। मैं सभी गार्जियन से भी ये बात करना चाहूँगा कि शुरुआत से भी अगर उसको मतलब उस चीज़ से दूर रखिएगा तो स्वाभाविक रूप से उसको आदत नहीं पड़ेगी। आज जब उसको मशीनरी की आदत पड़ जाएगी तब कहिएगा कि अब तुम नॉर्मल बिहेव करो, तो करेगा? जिंदगी में कहियो नहीं करेगा। इसीलिए पूर्वज हमें क्या रखे? इन सारे भोग विलासों से क्या रखे? अलग रखे। आगे बढ़ते हैं। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड। कैसे बाबू? कह रहा है कि वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउस एज एक्सिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि जो सालों हजारों साल पहले से जो मतलब हल बैल जो भी चीज़ चला रहा था उसी से अपने जीवन को चला निर्वाह कर रहे थे। आगे समझ में? उसी से वो क्या कर रहे थे? निर्वाह। देख रहे हैं ना फिगर, एक किसान का कौची से खेत जोत रहा है? हल से। क्या चीज़ से जोत रहा है? हल से। ऐसा बात थोड़े है। आगे के लाइन में बताएंगे कि हमारे पूर्वज सब ट्रैक्टर का आविष्कार करना नहीं जानते थे, मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। वह नहीं चाहते थे कि सबको क्या लगे? इसकी लत लग जाए, कि अगर लत लग जाएगा तो यह उसके बाद से सुधरने वाला नहीं है। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम एंड आवर इंडल्जेंस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। कह रहा है यहाँ पर देखिए, वी हैव रिटेन एट द सेम काइंड ऑफ कॉटेज। हम लोग रिटेन करते थे सेम काइंड ऑफ कॉटेज। कॉटेज मतलब क्या होता है? झोपड़ी। कॉटेज मतलब क्या होता है बाबू? झोपड़ी। आया था एक पिक्चर कृष्णा कॉटेज, भूतहा, ये सब तो तुम देखते ही होगा सब। तो हमारे पूर्वज किस प्रकार के झोपड़ी का ही उपयोग करते थे? उसी प्रकार का झोपड़ी का जो हजारों साल पहले था। एंड द फॉर्मर टाइप ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। और उसी प्रकार को शिक्षा को क्या करते थे? ग्रहण करते थे, शिक्षा दीक्षा देते थे, लेते थे जो पहले था।
आगे समझ में, आगे देखते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे क्या हो जाए, जीवन बर्बाद हो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे जीवन, लाइफ कोरोडिंग मतलब क्या होना, जीवन बर्बाद हो। कंपटीशन, आगे समझ में, इस कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हैं। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, सभी अपने अपनी पेशा को, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, सभी अपनी अपनी पेशा को क्या करते थे, फॉलो करते थे। और ट्रेड एंड चार्ज द रेगुलर वेजेज, और अपना ट्रेड व्यापार और जो भी जो चार्ज करना होता था, जो पैसा उस पर कर लगाना, जो भी चीज़ करना होता था उस प्रकार से करते थे। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इवेंट मशीनरी, अब ऐसा बात भी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर हम गांधी जी की बातों को थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा बोलेंगे। अब देखो जिस समय यह लिखा गया है, जिस समय यह लिखा गया है, आपको बता दे रहे हैं कि जिस समय इसको क्या किया गया है, लिखा गया है, तो जिस समय इस पुस्तक को लिखा गया है, चाहे महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा है, उस समय मोस्टली जो खेती होते थे हल बैल से ही हुआ करते थे, ट्रैक्टर का उतना ज़माना नहीं था। आ गया समझ में, तो ट्रैक्टर का इतना ज़माना नहीं था। तो गांधी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि वी नीड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हम लोग मशीनरी के कैसे आविष्कार, मतलब यू नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनरी के कैसे आविष्कार होता है, अच्छा मशीनरी का आविष्कार करना हम लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल हम लोग को पता था। आप लोग देखिएगा, अगर हमारे वेदों और पुराणों का देखो बाबू, एक और बात बता देते हैं, बड़े बड़े शिक्षक भी एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर, पुस्तक में जो चीज़ लिखा गया है उसके नाम पर हम लोग को डरा दिया जाता है। यही जो विकसित कंट्री है, जो बड़े बड़े देश में विकसित देश हैं, वह इस चीज़ पर शोध करता है। और अगर एरोप्लेन की बात किया जाए तो हमारे हनुमान जी कहिए उड़ते थे, ये सब वेद पुराण में कहिए लिख दिया गया है, आज सब है। अच्छा एक बताओ, रामायण में तुम लोगों ने देखा है ना कि रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे रामायण वाल्मीकि रामायण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रावण जो था पुष्पक विमान से सीता जी को हरण करके ले गया। तो उस समय ऐसा बात, अब पुष्पक विमान यानी कि उड़ने वाला कोई ना कोई एक यंत्र था। अब पुष्पक विमान के यहाँ पर आएगा तो उड़ने वाला कोई ना कोई क्या था, यंत्र था। तो हमारे यहाँ अब ये मतलब कि इधर आकर 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में एक और है, हमारे पास जहाज़ हम बना दिया, हम भारत के विश्व के प्रथम देशों के जो जहाज़ बना दिया। अरे बेहुदा, तोरा से पहले हमारा यहाँ क्या था, सबको मालूम था कि उड़े वाला मशीन है इस धरती पर। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज जो है मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे, इस ट्रैक्टर का आविष्कार करना नहीं जानते थे। लेकिन कह रहा है बट, लेकिन आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जो थे, न्यू दैट, जानते थे, वी इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, कि यदि वी देखो, इफ़ वी सेट आवर हार्ट, यदि हमने अपना दिल लगा लिया, आफ्टर सच थिंग, ऐसे चीज़ों से, अगर ऐसे चीज़ों से हम लोग अपना क्या कर लिया, एक बार दिल लगा लिया, वी वुड बिकम सेल्फ एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, तब हम क्या हो जाएंगे, हम इसके गुलाम हो जाएंगे। अभी बताए ना कि जो टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम लोग आए हैं, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग आए हैं ना, तो अभी हम आप लोग को बताए हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि जो लक्षण आजकल ये लड़का सब दिखा रहा है, ये लक्षण उसी समय आ गया रहता, तो हम लोग विकास नहीं किए रहते। देखो विकास कौन करता है, देखा है सब KGF ना, या तो सबसे ज़्यादा जो टूटा इंसान होता है वो, और नहीं तो सबसे कोनो हाई पीक पर है वो मध्यवर्गीय परिवार वाला, वो हीरो बनने के चक्कर में ख़त्म हो जाता है। तो विकास किसका होता है, जिसके पास, अच्छा मान लो जिसके पास कमियाँ ना हो, वो क्या बड़ा बनने की कोशिश करेगा जी, करेगा, बोलता है बाबूजी के पैसा मिल रहा है, जितना करना है उसको उड़ाओ। हाँ, तो ऐसा बात नहीं है कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, मशीनरी बनाने, लेकिन वो नहीं चाहते थे क्या करने के लिए, वो जानते थे कि अगर हमने मशीनों से दिल लगा लिया तो हम इसके गुलाम हो जाएंगे, और जो हमारी नैतिकता है वह क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देयरफॉर, या इसलिए आफ्टर ड्यू टू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, इसीलिए काफ़ी सोच विचार के बाद उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि हमें क्या, मतलब कि क्या चीज़ पर, अपने हाथ और पैरों पर विश्वास करना चाहिए। किस पर विश्वास करना चाहिए, हाथ पर, पैरों पर, और उसी प्रकार से वर्क करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हम मतलब क्या कर सकें। अब एक और बात है, इससे फ़ायदा भी है। आजकल 10 गो, पुराना ज़माना के देखता होगा, खाता, पुराना ज़माना के लोग क्या होता था, इतने साल जीते थे और उतना न्यूट्रिएंट्स वाला चीज़ भी नहीं था उन लोगों के पास।
फिर भी जो सिंपल चीज़ ही खाते थे, सिंपल लाइफ को जीते थे, लेकिन फिर भी क्या था, इतनी बीमारियां कम थी। आज 75 को बीमारी है। रीज़न क्या है? हम अपने आप को इतना सुकवार बना लिए हैं, हम लोग अपने आप को क्या कर लिए हैं, इतना सुकवार बना लिए हैं कि क्या हो गया है कि इस प्रकार के जीवन जीने के लिए हम लोग क्या हो गए हैं, आतुर हो गए हैं। दे सॉ, उन्होंने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट। उन्होंने देखा कि जो वास्तविक खुशी है, आगे समझ में, और स्वास्थ्य है, वो उन्होंने देखा। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य, कॉन्स्टेंट इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड और फीट। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और हमारा स्वास्थ्य है, यह मतलब कि रियल जो हम अपने हाथ पैरों से जो वर्क करते हैं उसी में है। चलिए अब आगे के पैराग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। आइए अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ नंबर 7 है, दे फर्दर reasoned that last city we were a snare and useless encumbrance and that people would be not be happy in them। ध्यान से देख लीजिएगा इस पिक्चर को भी, आया बस समझ में। बोले हैं कि आपको हम वैसे पढ़ाएंगे कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बोले थे ना कि बुक लेकर बैठिए, ऐसा एक भी लाइन छोड़े हैं, एक भी लाइन छोड़े हैं बाबू जो आप लोग को समझ में नहीं आया है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दे फर्दर रीजन दैट लास्ट सिटी वेयर अ स्नैर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। देखो जो बड़े बड़े शहर जो होते हैं, स्नैर, स्नैर मतलब क्या होता है, देख ले, स्नैर मतलब होता है जाल, एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, अब बेवजह का क्या करता है, बोझ डालता है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। और लोग, स्नैर मतलब क्या होते हैं, जाल होता है। क्या होता है बाबू, जाल होता है। और यूजलेस कॉमर्स मतलब कि बेवजह बोझ डालना, क्या डालना, बोझ डालना। क्या होता है बाबू, बोझ डालना। एंड द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग शहरों में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। अगर यह कोई सोचता है कि हम शहर में खुश रहेंगे तो यह क्या है, मतलब बिल्कुल वो बात नहीं है। यहाँ पर लोग क्या रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं शहरों में। क्यों? दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ क्या है, किसका गैंग्स है, चोरों का। क्या है बाबू, चोरों का। एंड रॉबर्स, और डाकुओं का। शहरों में क्या होता है, चोरों और डाकुओं का क्या रहता है, गैंग्स रहता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉबेड बाय रिच मैन। और प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति, आगे समझ में, वहाँ पर वैश्यावृत्ति ये क्या होता है, काफ़ी फ्लोरिशिंग एंड देम, वहाँ पर ज़्यादा क्या होता है, फलता है फूलता है। आदमी जाता है कमाने के लिए, चोर डाकू वहाँ पर लूटता है, साथ में ये लोग भी रहती हैं 20 कन्याएं जो शहर में गए हुए लोगों को लूट उट कर क्या कर लेती हैं, रख लेती हैं। क्लियर हुआ? और वो वहाँ पर धनी लोगों के द्वारा गरीबों को क्या किया जाता है, लूटा जाता है। देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे, आगे समझ में, इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे कहाँ पर, गाँव में ही संतुष्ट रहना पसंद करते थे, गाँव में ही संतुष्ट रहा करते थे। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब इसके मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पैराग्राफ 8 से। अगर मेरा हुआ पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और PVR चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।